वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th के हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, फिजन और फ्रैगमेंटेशन, और आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनरेशन। Regeneration. Many fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individual organisms from their body parts. That is, if the individual is somehow cut or broken up into many pieces, many of these pieces grow to separate individuals. रिजनरेशन क्या है? इसमें जो ऑर्गेनिज्म फुली डेवलप्ड है तो उसको हम लोग पार्ट वाइज ब्रेक करेंगे, तो सभी पार्ट डेवलप करेंगे। जिससे इस एक पार्ट में 3 महीने बनाया तो ये तीनों एक डेवलप होकर ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो इसका एग्जांपल हो गया हाइड्रा, प्लेनेरिया कैन बी कट इन मेनी नंबर ऑफ पीसेज एंड ईच पीसेज ग्रो इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो प्लेनेरिया और हाइड्रा को जितने पार्ट में करेंगे उतने पार्ट ग्रो करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएगा। दिस इज नॉन एज रीजनरेशन, और इसी को हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल। रीजनरेशन एक स्पेशलाइज्ड सेल के द्वारा ही होता है। दिस सेल प्रोलिफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल, और वह सेल रिजनरेट करके बहुत सारे सेल बनाता है। फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल डिफरेंट सेल अंडरगो चेंज टू बिकम वेरियस सेल टाइप एंड टिश्यूज। दिस चेंज take place in organized sequence referred to as development. However, regeneration is not same as reproduction. मतलब एक ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रिजेनरेशन एक सेम रिप्रोडक्शन के जैसा नहीं है। सिंस मोस्ट ऑर्गेनिज्म वुड नॉट, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रिजेनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन। मोस्ट organism would not normally depend on being cut off to able to reproduce. Regeneration सेम रिप्रोडक्शन के जैसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म नॉर्मली ये डिपेंड नहीं करता है कि कट करने के बाद वो रिप्रोड्यूस करेगा। जैसे रिजेनरेशन का एग्जांपल है प्लेनेरिया है। इसे एक प्लेनेरिया को 3 भाग में काटा गया, फिर ये तीनों ग्रो किया, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनाया। फिर अब पढ़ेंगे हम लोग बॉडिंग। ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज regenerative cell for reproduction in the process of budding. हाइड्रा रिजेनरेटिव सेल यूज करता है बर्डिंग के लिए। इन हाइड्रा ए बर्ड डेवलप एज एन आउटर ग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन। हाइड्रा में बर्ड डेवलप होता है, आउटसाइड में डेवलप्ड होता है ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन के कारण एट वन स्पेसिफिक साइट। एक मान लो हाइड्रा है, एक स्पेसिफिक साइट पे यहाँ पे रहता है, सेल डिवीजन होता है, जिससे हाइड्रा में बर्ड का डेवलपमेंट होता है। दिस बर्ड्स डेवलप इनटू टीनी इंडिविजुअल्स एंड व्हेन फुल्ली मैच्योर, ये बर्ड डेवलप होता है एक टीनी इंडिविजुअल में जब वो फुल्ली मैच्योर हो जाता है।
detach from parents body and become new independent individuals। तो बर्ड एक ये हाइड्रा है, इसमें बर्ड है, तो ये इंडिविजुअल्स जो है ये फुली जब मैच्योर हो जाएगा तो यहाँ से डिटैच हो जाएगा और एक नया इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाएगा। जैसे एग्जांपल है बर्डिंग इन हाइड्रा, ये हाइड्रा हुआ, हाइड्रा में ये एक बॉडी है, बर्ड है, यहाँ एक स्पेसिफिक साइट है, यहाँ पे कंटिन्यूस सेल डिवीजन हुआ जिससे बर्ड का आउटग्रोथ हुआ। अब ये बर्ड जब ये मैच्योर हो जाएगा तो यहाँ से डिवीजन हो जाएगा, एक अलग इंडिविजुअल बन जाएगा ये। हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। देयर आर मेनी प्लांट इन विच पार्ट लाइक रूट, स्टेम, लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। बहुत सारे प्लांट है, बहुत सारे प्लांट में पार्ट है जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, वो डेवलप करके एक नया प्लांट बनाता है, उसका एक एप्रोप्रिएट कंडीशन होता है। अनलाइक इन most animal, plant can indeed use such a mode of reproduction। ज़्यादातर एनिमल के जैसे प्लांट भी यह एक प्रकार के रिप्रोडक्शन के तरीके को यूज करता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन is used in method such as layering, grafting to grow many plants like sugar cane, rose, grapes for agriculture purpose। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन का जो प्रॉपर्टी है यह प्लांट में यूज किया जाता है जैसे लेयरिंग के लिए और लेयरिंग के लिए यूज किया जाता है। ग्राफ्टिंग टू ग्रो मैनी प्लांट, ग्राफ्टिंग में किया जाता है शुगर कैन में, रोज में, ग्रेप्स में फॉर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए रोज, ग्रेप्स, शुगर कैन में ग्राफ्टिंग किया जाता है। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जो एक शुगर कैन है, ये इसका नोड हो गया, ये इंटर नोड हो गया, ये दोनों नोड हो गया, ये बीच में इंटर नोड हो गया, तो यहाँ पे एक आइज निकला होता है, तो इसको हम लोग यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे और इसको रोप देंगे, तो यही एक इसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। Plant raised by vegetative propagation can bear flower and fruit earlier than those plant जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन से उगाया जाता है उसमें फ्लावर और फ्रूट पहले आ जाता है देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड, जो सीड से उगाया जाता है। तो प्लांट जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन से उगाया जाता है उसमें फ्लावर, फ्रूट पहले आ जाता है जो प्लांट सीड से उगाया जाता है उसके कंपेयर में। सच मेथड also make possible the propagation of plant such as बनाना, और ये मेथड वेजिटेटिव प्रोपागेशन प्लांट का बनाना में भी, बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन that have lost the capacity to produce seeds। तो बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन इसमें अपने पास उन फ्रूट्स के पास या फिर उनके पास कैपेसिटी नहीं होता है सीड प्रोड्यूस करने के लिए, तो भी एक वेजिटेटिव प्रोपागेशन से रिप्रोडक्शन करते हैं। अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज दैट प्लांट प्रोड्यूस आर जनरली similar enough to the parent plant to have all its characters। तो एक ये भी क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज दैट ऑल प्लांट प्रोड्यूस आर genetically similar enough to parent plant to have all its character। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है कि जितना भी प्लांट्स प्रोड्यूस होता है तो उसमें जेनेटिकली सिमिलर होता है पेरेंट्स के, उसमें सब कुछ कैरेक्टर पेरेंट्स के जैसे ही सेम होता है।
ये एक्टिविटी आप लोग देख लीजिए। एक्टिविटी ये लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम विथ बर्ड्स, ये ब्रायोफाइलम्स के लीफ है, इसमें बर्ड्स है, ये भी यहाँ से ब्रेक करके और एक मेच्योर प्लांट हो जाएगा। सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन नोचेज अलोंग द लीफ ऑफ margin of bryophyllum birds produce in the notch along the leaf margin of bryophyllum fall on the soil and develop into new plants। तो ये ब्रायोफाइलम के लीफ है, ये लीफ हुआ, इसके नोच में बर्ड्स उगे, ये बर्ड्स ब्रेक करके जैसे ही सॉइल में आएगा तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल प्लांट बन जाएगा। ये एक्टिविटी है, आप लोग देखिएगा टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर। इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट आर ग्रो बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि नया प्लांट ग्रो करता है, एक ग्रोइंग प्लांट के ग्रोइंग पार्ट से, एक सेल या फिर टिश्यू से जो नया प्लांट उगता है उसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। द सेल आर देन प्लेस्ड इन एन आर्टिफिशियल मीडियम where they divide rapidly to form a small group of cell and callus। अब सेल जो हम लोग लेते हैं किसी भी प्लांट के ग्रोइंग पार्ट से, उस सेल को लेते हैं, उसका आर्टिफिशियल मीडियम रखते हैं जहाँ पे रेपिडली डिवाइड करके एक सेल के नया ग्रुप को बनाता है जिसको हम लोग कैलस कहते हैं। द कैलस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर मीडियम कंटेनिंग हार्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। और उस कैलस को हम लोग जो हार्मोन कंटेनिंग मीडियम होता है वहाँ पे डालते हैं, वहाँ पे डिवीजन होता है और वहाँ से कैलस का ग्रोथ होता है। The plantlets are then placed in the soil so that they can grow into mature plants। अब जो कैलस को हम लोग हार्मोन्स में रखते हैं, वहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, फिर उसको प्लांटलेट्स को हम लोग सॉइल में रखते हैं, फिर वहाँ वो मैच्योर प्लांट्स में ग्रो करता है। यूजिंग टिश्यू कल्चर many plant can be grow from one parent in disease free condition। हम लोग टिश्यू कल्चर का यूज करके बहुत सारे प्लांट को डिजीज फ्री कंडीशन में ग्रो करते हैं। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। और ये टिश्यू कल्चर हम लोग ऑर्नामेंटल्स प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन हो गया आपको कि टिश्यू कल्चर हम लोग किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, तो ऑर्नामेंटल प्लांट के लिए यूज करते हैं। और टिश्यू कल्चर हम लोग यूज करते हैं क्यों, तो डिजीज फ्री प्लांट के लिए हम लोग टिश्यू कल्चर का यूज करते हैं। और टिश्यू कल्चर का प्रोसेस क्या हो गया, तो हम बताएंगे टिश्यू कल्चर कैसे करते हैं। ये प्लांट हो गया, एक प्लांट के ग्रोइंग पार्ट होता है एपिकल पार्ट या फिर मेरिस्टेमेटिक पार्ट, यहाँ से इसको हम लोग ले लिए और इसको आर्टिफिशियल मीडियम में डालें, आर्टिफिशियल मीडियम में डालें, यहाँ पे ग्रो होके बनाया कैलस। कैलस को फिर हम लोग हार्मोन में रखा, हार्मोन में क्या हुआ, इसका ग्रोथ हुआ, ग्रोथ होने के बाद फिर हार्मोन में रखने में ग्रोथ हुआ, उसको प्लांटलेट कहें, प्लांटलेट। और प्लांटलेट को फिर कहाँ रखा, सॉइल में। तो यहाँ से एक न्यू प्लांट्स ग्रो हुआ और हम लोग टिश्यू कल्चर से डिजीज फ्री प्लांट बनाते हैं और टिश्यू कल्चर को हम लोग ऑर्नामेंटल पर्पस में यूज करते हैं।
हुआ स्पोर फॉर्मेशन। इवन इन मेनी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। बहुत सारे सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जिसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आइडेंटिफाइड है। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप्ड ऑन ब्रेड इन एक्टिविटी 8.2 जो ऊपर में दिया है उसमें आप लोग देखिएगा। तो द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन ब्रेड आर द हाइफी ऑफ द ब्रेड मोल्ड राइजोपस। जो राइजोपस है उसमें एक हाइफी होता है, हाइफी उसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्रेड में ग्रो करता है, उसी को हाइफी कहते हैं। दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हाइफी रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है राइजोबियम या फिर ईस्ट का। तो आप लोग ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाइफी आर नॉट reproductive parts. On the other hand, the teeny blob on a stick structure are involved in reproduction. तो ईस्ट और राइजोबियम को कौन रिप्रोडक्शन करा रहा है? टीनी ब्लॉब ऑन ए स्टिक स्ट्रक्चर। ब्लॉब ऑन ए स्टिक स्ट्रक्चर से ये हो गया, ये हो गया टीनी ऑन ए ब्लॉब। इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में। द ब्लॉब्स आर स्पोरेंजिया विच कंटेन सेल। ब्लॉब्स क्या है? स्पोरेंजिया है जिसमें सेल होता है, सेल पाया जाता है, और स्पोर्स, सेल या फिर स्पोर्स होता है। दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू ए न्यू राइजोपस इंडिविजुअल्स, और वो डेवलप होकर एक इंडिविजुअल राइजोपस बनाता है। द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल दैट प्रोटेक्ट। Spores are covered by thick wall that protect them until they come into contact with another moist surface and can begin to grow. तो स्पोर्स जो होता है उसको एक थिक वाल से कवर्ड किया रहता है, उसको प्रोटेक्ट करता है जब तक कि वह दूसरे मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आकर फिर से ग्रो करना शुरू न करे, तब तक उसको कवर करके रखा रहता है। यह स्पोर फॉर्मेशन है राइजोपस में। यह राइजोपस है, इसमें यही स्ट्रक्चर जो है ब्लब ऑन ए स्टिक स्ट्रक्चर है। ये स्पोर्स है, यही स्पोरेंजिया है जिसमें स्पोर्स है और स्पोर्स थिक वॉल से कवर्ड होता है। All the mode of reproduction that we discussed so far allow new generation to be created from a single individual. दिस इज नॉन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी हम लोग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ऊपर में डिस्कस किए हैं उससे एक नया जनरेशन क्रिएट होता है सिंगल इंडिविजुअल से। तो ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन हो गया? पहला हो गया आपको फ्यूजन, फिर दूसरा हो गया फ्रैगमेंटेशन, तीसरा हो गया रीजनरेशन, चौथा हो गया वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन? बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन से कैसे डिफर है? तो ये आप लोग एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन खुद कीजिएगा, फिर उसके बाद अगर इस पर हम अलग वीडियो भी बनाएंगे। अब पढ़ेंगे लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। We are also familiar with mode of reproduction that depend on the involvement of two individuals before a new generation can be created. हम लोग इससे फैमिलियर हैं और बहुत कुछ जानते हैं जिसमें दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है। एक जनरेशन, न्यू जनरेशन को क्रिएट करने से पहले दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है। इस टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से हम लोग फैमिलियर हैं। बुल alone cannot produce new calves nor can hens alone produce new chick. बुल्स, बैल है, वो खुद अकेले
न्यू गाय के बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। मुर्गी खुद एक नया चिकन को चिक्स यानी मुर्गी के बच्चे को खुद अकेले वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। इन सच केस बोथ सेक्स मेल्स एंड फीमेल्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। इन केस में दोनों सेक्स मेल और फीमेल्स को ज़रूरी है न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? क्या सिग्निफिकेंस है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के? देयर आर लिमिटेशन ऑफ ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? क्या ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में लिमिटेशन है? विच वी हैव बीन डिस्कसिंग अबव। जो हम लोग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ऊपर में डिस्कस किया है, अब हम लोग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे और क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? क्यों सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ द DNA as well as the creation of two new cells from one involve copying of DNA as well as cellular apparatus. The DNA copying mechanism, as we have noted, cannot be absolutely accurate, and the resultant errors are a source of variation in population of organism. DNA कॉपिंग का मैकेनिज्म है जो हम लोग नोट करते हो, एब्सोल्युटली एक्यूरेट कॉपिंग नहीं होता है। उसमें जो रिजल्टेंट बाद में जो एरर आता है वही वेरिएशन का सोर्स है। तो ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन में वेरिएशन कैसे आता है? तो DNA कॉपिंग मैकेनिज्म में जो एरर होता है उसी की वजह से वेरिएशन होता है। एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय variation, but in a population, variation are useful for ensuring the survival of species. प्रत्येक जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है वो वेरिएशन से प्रोटेक्टेड नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन में वेरिएशन ही इंश्योर करता है स्पेसीज के सर्वाइवल्स के लिए। अब जैसे जैसे एवोल्यूशन होंगे वैसे वैसे स्ट्रेस कंडीशन में स्पेसीज सर्वाइव करेगा। तो ये वेरिएशन के वजह से ही आने वाले कंडीशन में ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा। इट वुड देयरफॉर मेक सेंस इफ ऑर्गेनिज्म कम अप विथ रिप्रोडक्शन मोड that allowed more and more variation to be generated। अगर इसीलिए कहा जाता है कि अगर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव मोड में आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन जनरेट होगा। while DNA coping mechanism are not absolutely accurate, DNA coping mechanism absolutely accurate नहीं है। they are precise enough to make the generation of वेरिएशन ए फेयरली स्लो प्रोसेस। तो DNA कॉपिंग मैकेनिज्म वो एक्यूरेट नहीं है तो उसमें वेरिएशन का जनरेशन होता है। और DNA कॉपिंग मैकेनिज्म से जो वेरिएशन होता है स्लो प्रोसेस है। इफ़ द DNA कॉपिंग मैकेनिज्म वेयर टू बी लेस एक्यूरेट, many of the resultant DNA copies would not be able to work with cellular apparatus and would die। अगर DNA मैकेनिज्म में लेस एक्यूरेट होगा तो बहुत सारे रिजल्टेंट DNA कॉपीज जो है वो वर्क नहीं करेगा सेलुलर एपरेटस के साथ और क्या होगा, वो मर जाएगा। सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएशन आर स्पीड अप? तो कैसे जो वेरिएंट्स बनाने का प्रोसेस है उसको कैसे तेजी कैसे लाएंगे? Each new variation is made in a DNA coping that are already has variation accumulated from previous generation। प्रत्येक न्यू वेरिएशन जो DNA कॉपिंग में वेरिएशन बनता है तो ऑलरेडी वह एक्यूमुलेट होता है प्रीवियस जनरेशन से, एक्यूमुलेट होकर ही एक नया वेरिएशन बनता है। दस टू डिफरेंट इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन would have cute different
patterns of accumulated variation. Since all of these variations are in living individual, it is assured that they do not have any really bad effect. All of these variation are in living individuals. जितने भी वेरिएशन है लिविंग इंडिविजुअल में, ये एश्योर करता है कि उस वेरिएशन से इंडिविजुअल पे कोई बैड इफेक्ट नहीं है. कंबाइनिंग वेरिएशन फ्रॉम 2 more individuals would thus create न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट्स. तो दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स के वेरिएशन कंबाइन करते हैं तो एक नया कॉम्बिनेशन, एक वेरिएंट्स का नया कॉम्बिनेशन होता है. ईच कॉम्बिनेशन वुड बी नोवेल सिंस इट वुड इन्वॉल्व 2 डिफरेंट इंडिविजुअल. प्रत्येक कॉम्बिनेशन एक अच्छा होता है जिसमें दो इंडिविजुअल्स अलग अलग इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं. द सेक्सुअल मोड ऑफ reproduction. The sexual mode of reproduction incorporates such a process of combining DNA from 2 different individuals during reproduction. तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है? रिप्रोडक्शन के दौरान 2 डिफरेंट इंडिविजुअल से DNA कंबाइन करता है और एक नया इंडिविजुअल्स बनता है. यही सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. बट दिस क्रिएट ए मेजर डिफ़िकल्टी. लेकिन यह एक मेजर डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है. अब डिफ़िकल्टी क्या है? इफ़ ईच न्यू जनरेशन इज टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ DNA कॉपीज फ्रॉम 2 pre-existing individuals, then each new generation will end up having twice amount of DNA that the previous generation had. अगर प्रत्येक न्यू जनरेटेड जो नया जनरेशन होता है, 2 DNA, 2 अलग मतलब प्री एग्जिस्टिंग पहले से वो इंडिविजुअल्स है और उसके DNA कंबाइन करते हैं न्यू जनरेशन में, तब जो न्यू जनरेशन होगा उसमें DNA का अमाउंट दुगुना होगा, जो प्रीवियस जनरेशन में था उसके कंपेयर में दोगुना होगा. This is likely to mess up the control of the cellular apparatus by the DNA. Besides, if each generation double its DNA fairly soon, there will be only DNA on Earth with no room for anything else. अब इसी तरह से जनरेशन बाय जनरेशन DNA का अमाउंट बढ़ते चला जाएगा तो DNA ही सिर्फ अर्थ पे रह जाएगा, उसके अलावा किसी के लिए जगह ही नहीं रहेगा. तो हाउ मेनी वेज कैन वी थिंक फॉर सॉल्विंग दिस डिफ़िकल्टी. तो इसी डिफ़िकल्टी को कितने तरीके हैं हम लोग के पास कि इस डिफ़िकल्टीज को सॉल्व करेंगे. वी हैव सीन अर्लियर that as organisms become more complex, the specialization of tissues increase. One solution that many multicellular organisms have found for the problem mentioned above is to have a special lineage of cell in a specialized organ which have only half of the number of chromosomes and half of the amount of DNA as compared to non-reproductive body cell. एक सोल्यूशन क्या मिला कि बहुत सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास एक प्रॉब्लम पाया जा रहा था, जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया कि DNA अमाउंट बढ़ता है, तो उससे एक प्रॉब्लम आ रहा था कि उसमें आधे नंबर थे ओनली हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम के नंबर थे और आधे अमाउंट थे DNA के एज कंपेयर टू नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल. जो नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल थे उनके कंपेयर में उनमें आधा क्रोमोसोम था और आधा DNA का अमाउंट था. Thus when this germ cell form 2 individuals combine during sexual reproduction to form a new individual, it result in re-establishment of the number of chromosomes and the DNA contained in the new generation. तो जब यह जर्म सेल 2 इंडिविजुअल से कंबाइन करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान तो एक नया इंडिविजुअल बनाता है. तो इससे क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम
और DNA कंटेंट न्यू जनरेशन में रीएस्टेब्लिश्ड हो जाता है। If the zygote to grow and develop into an organism which has a highly specialized tissue and organ, then it has to have sufficient store of energy for doing this. अगर जाइगोट ग्रो करता है तो जाइगोट ग्रो करता है, डेवलप होता है किस ऑर्गेनिज्म में, तो ऑर्गेनिज्म के पास एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, फिर ऑर्गेन होता है, और उसके पास सफिशेंट एनर्जी का स्टोर करता है ये सब करने के लिए। इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म it is seen that the two germ cell are not very different from one another. Two germ cell are not very different from one another or may even be similar. तो सिंपल ऑर्गेनिज्म में ये दो जर्म सेल डिफरेंट नहीं होता है एक दूसरे से, बहुत हद तक सिमिलर होता है। बट एज द बॉडी डिजाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, लेकिन क्या होता है बॉडी डिजाइन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। द जर्म सेल ऑल्सो स्पेशलाइज, वन जर्म सेल इज लार्ज एंड कंटेन द फूड स्टोर्स, एक जर्म सेल बड़ा होता है और वह फूड को स्टोर करता है। वाइल द अदर इज स्मॉलर, और दूसरा क्या होता है छोटा होता है, लाइकली टू बी मोटाइल, और वो दूसरा जर्म सेल जो होता है छोटा होता है वो मोटाइल होता है। कन्वेंशनली द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड मेल गैमिट्स एंड द जर्म सेल, जो मोटाइल जर्म सेल होता है उसको हम लोग मेल गैमिट कहते हैं। एंड द जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड, और जर्म सेल जिसमें फूड स्टोर होता है उसको हम लोग फीमेल गैमिट कहते हैं। तो मेल गैमिट मोटाइल होता है और फीमेल गैमिट में फूड स्टोर होता है। वी शैल सी इन द नेक्स्ट few section how the need to create these two different type of gamete give rise to differences in the male and female reproductive and in some cases difference in bodies of male and different and female organism। तो आगे हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि कैसे दो अलग डिफरेंट गैमेट्स जनरेट होता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, और फिर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म के बॉडीज़ में क्या डिफरेंस होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। Sexual reproduction in flowering plant, the reproductive part of एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इन फ्लावर। तो फ्लावर एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है एंजियोस्पर्म का और फ्लावर होता है। तो प्लांट के कोई भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फ्लावर है। यू हैव ऑलरेडी स्टडी द डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर्स। तो आप लोग पहले ही क्लास 9th में 8th में पढ़े हुए फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट है। पहला सेपल, पेटल्स, स्टैमेंस एंड कार्पेल्स। तो कितने हैं, 4 है, सेपल, पेटल्स, स्टैमेंस एंड कार्पेल्स। स्टैमेंस एंड कार्पेल आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर विच कंटेन द जर्म सेल। और स्टैमेन और कार्पेल्स जो है यह रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर्स का, इसमें जर्म सेल होता है। और आपको स्टैमेन कार्पेल हो गया रिप्रोडक्टिव पार्ट, सेपल, पेटल और एसेसरी पार्ट्स हो गया। what possible function could the petal and sepal serves। तो पेटल और पेटल्स और सेपल्स क्या हो गया, एसेसरी पार्ट्स हो गया फ्लावर्स का। द फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल, papaya, watermelon when it contain either stamens or carpel, bisexual, hibiscus, mustard when it contain both stamen and carpel। देखिए यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। यूनिसेक्सुअल प्लांट कौन कौन हो गया, पपाया, वाटरमेलन। क्यों, इसमें एक या तो स्टामेन होता है या फिर कार्पल होता है।
और दूसरा क्या हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन हो गया, हिबिस्कस और मस्टर्ड। हिबिस्कस मस्टर्ड बाइसेक्सुअल हो गया, इसमें दोनों स्टामेन और कार्पेल दोनों होगा। तो यूनिसेक्सुअल में या तो कार्पेल होगा या फिर स्टामेन होगा, और बाइसेक्सुअल में दोनों होगा, एक ही फ्लावर में स्टामेन और कार्पेल दोनों होगा। अब स्टामेन क्या है, स्टामेन हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिए। स्टामेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इससे पोलन ग्रेन सेक्रेट करता है, प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन दैट आर येलोइश इन कलर। आप लोग हिबिस्कस का फ्लावर देखे होइएगा, उसमें ये इस टाइप से बना होता है, और इसमें देखिए कि येलो येलो कलर का निकला होता है, तो वही होता है पोलन ग्रेन। You must have seen this yellowish powder that often stick to our hand if we touch the stamen of flower। फ्लावर्स के स्टामेंस को जब हम लोग टच करते हैं तो हम लोग हाथ में पीला कलर का पाउडर टच हो सटा होता है, वही होता है पोलन ग्रेन। कार्पेल इज प्रेजेंट in the center of the flower and is the female reproductive part। कार्पेल कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है, लोकेटेड होता है, और यही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट इज मेड अप ऑफ 3 फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट 3 पार्ट से बना होता है। द स्वेलन, इससे पहले आप लोग एक फ्लावर का पिक्चर देखिए, ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है फ्लावर्स का, ये हो गया स्टिग्मा, यहीं पे पोलन ग्रेन गिरता है, या एंथर हो गया या फिलामेंट हो गया। तो एंथर और फिलामेंट स्टामेन से बना होता है, ये भी आप ध्यान रखिए कि स्टामेन्स में कौन कौन पार्ट होता है, एंथर और फिलामेंट होता है। यह स्टाइल हो गया, ये लंबा वाला पार्ट स्टाइल हो गया, यह ओवरी हो गया। तो पिस्टिल में स्टिग्मा और ओवरी होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पिस्टिल में। तो आप इसको एक याद रखिए, SOS हो गया पिस्टिल, और ये सेपल हो गया, सेपल, और ये पेटल्स, ये एसेसरी पार्ट हो गया। यह अट्रैक्टिव पार्ट होता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। द swollen bottom part इज ओवरी। नीचे में swollen होता है, जो गुब्बारा टाइप का होता है, उसको ओवरी कहते हैं। मिडिल इलोंगेटेड पार्ट इज द स्टाइल, और ओवरी से ही बीच में ऊपर की ओर निकला होता है सीधा सा, उसको स्टाइल कहते हैं। एंड द टर्मिनल पार्ट विच में बी स्टिकी इज कॉल्ड स्टिग्मा, और सबसे ऊपर में जो एक टर्मिनल पार्ट होता है वो चिपचिपा होता है, उसको स्टिग्मा कहते हैं। द ओवरी contain ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल्स हैज एन एग सेल। और ओवरी में क्या होता है, ओवरी के अंदर में ओव्यूल होता है, और ओव्यूल होता है, ओव्यूल्स के पास एक एग सेल होता है। द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस पोलन ग्रेन फ्यूज विथ द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल्स। मेल जर्म सेल पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, और वो फ्यूज करता है फीमेल गैमेट से जो ओव्यूल्स में प्रेजेंट होता है। द फ्यूजन ऑफ मेल जर्म सेल और फर्टिलाइजन गिव अस द जाइगोट विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू ए न्यू प्लांट। अब यह जर्म सेल फ्यूज करता है, फ्यूजन होता है, फ्यूजन मतलब होता है जुड़ना, और फ्यूजन मतलब होता है टूटना। तो यहाँ पर मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल का फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन होता है उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक जाइगोट देता है, जाइगोट के पास से न्यू प्लांट में ग्रोथ होने की कैपेबिलिटी होती है। दस पोलन नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टामेन
पोलन नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टामेन्स टू द स्टिग्मा, और पोलन को हम लोग को स्टामेन से स्टिग्मा तक पहुंचाने की जरूरत पड़ती है। इफ दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन अकर इन द सेम फ्लावर इट इज रेफर्स टू ए सेल्फ पॉलिनेशन। अब जैसे मान लीजिए एक फ्लावर है, उसके सेम स्टामेन से स्टिग्मा पर पोलन गया इस सेम फ्लावर में, तो उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, क्योंकि वो खुद से पॉलिनेशन किया है। ऑन द अदर हैंड, इफ द पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। अगर यही पोलन एक स्टामेन से दूसरे, एक फ्लावर के स्टामेन से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है, तो इसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। This transfer of pollen from flower to another is this transfer of pollen from one flower to another is achieved by agent like wind, water, animals। अब यह पॉलिनेशन तो आपको बताइए 3 प्रकार का होता है, वो 11th में पढ़ेगा, ऑटोगेमी, जेनोगेमी, गिटनोगेमी। तो ऑटोगेमी हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, सेम फ्लावर पे हो गया। गिटनोगेमी हो गया एक सेम ही प्लांट पे अलग अलग फ्लावर पे। जेनोगेमी में क्या होता है, 2 डिफरेंट प्लांट पे होता है। तो उसी तरह पॉलिनेशन में जब पोलन को ट्रांसफ़र किया जाता है तो 2 प्रकार से ट्रांसफ़र होता है। तो जेंट होता है, एक बायोटिक होता है और एक नॉन एबायोटिक होता है। तो एबायोटिक में वाइंड और वाटर हो गया, और बायोटिक में एनिमल हो गया। After pollen land on suitable stigma, it has to reach the female germ cell which are in the ovary। अब जैसे ही पोलन लैंड करता है एक सूटेबल स्टिग्मा पे, तो वह फीमेल जर्म सेल जो ओवरी में होती है, फीमेल जर्म सेल वहाँ पे पहुँचता है। फॉर दिस ए ट्यूब ग्रो आउट ऑफ द पोलन ग्रेन एंड ट्रेवल थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी। अब वहाँ से पोलन ग्रेन से एक ट्यूब ग्रो करता है और वह स्टाइल के थ्रू ओवरी में पहुँचता है। ओवरी में पहुँचने के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रायो विद इन द ओव्यूल्स। अब जाइगोट डिवाइड करता है और एक एम्ब्रायो बनाता है ओव्यूल्स के अंदर। ओव्यूल डेवलप ए टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड्स। और ओव्यूल्स डेवलप होता है एक टफ सा कोट, मतलब उसके ऊपर एक टफ लेयर बनाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में। ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन टू फॉर्म फ्रूट। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। ओव्यूल्स डेवलप हो जाता है सीड में और ओवरी डेवलप हो जाता है फ्रूट में। मीनवाइल द पेटल्स, सेपल्स, स्टामेन्स, स्टाइल एंड स्टिग्मा में श्राइवल एंड फॉल ऑफ। फिर उसके बाद क्या होता है, पेटल, सेपल्स, स्टामेन, स्टाइल, स्टिग्मा फिर गिर जाता है। हाउ हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड एनी फ्लावर, हैव यू ever observed any flower part is still persisting in fruit। आप लोग कभी गौर की हुई है कि किसी फ्रूट में क्या उसके फ्लावर के पार्ट एक पर रहते हैं फ्रूट के राइपन होने के बाद भी। ट्राई एंड वर्क आउट द एडवांटेज ऑफ सीड फॉर्मेशन ऑफ द प्लांट। और आप लोग को एक काम है कि सीड फॉर्मेशन, प्लांट के लिए सीड फॉर्मेशन का क्या एडवांटेज है, इसको आप लोग खुद लिखिएगा। द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रायो विच डेवलप इनटू सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। और सीड में क्या होता है, फ्यूचर प्लांट पाया जाता है। एम्ब्रायो होता है जो सीडलिंग एक अप्रोप्रिएट कंडीशन होता है तब उसमें वो डेवलप करता है। जैसे हम लोग आप भिंडी या फिर खीरा का जो बीज होता है उसको वो डोरमेंसी में होता है, तो फिर उसको डोरमेंसी तोड़ने के लिए हम लोग अप्रोप्रिएट कंडीशन देते हैं। तो उसमें अप्रोप्रिएट कंडीशन क्या होता है, उसको हम लोग पानी में डालते हैं, फिर रात भर में स्वेलन हो जाता है, फिर उससे एक
उसमें से अंकुर निकलता है, फिर उसको हम लोग रोप देते हैं, जिससे नया न्यू प्लांट बन जाता है। दिस प्रोसेस तो वही है, सीड contain future plant and embryo which develop into seedling under appropriate condition. This process is known as germination. अब आप लोग यहाँ देखिए, ये हो गया पोलन ग्रेन और यहाँ पे स्टिग्मा है। तो स्टिग्मा को हम लोग क्या कहते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे पोलन ग्रेन का लैंडिंग होता है। यह मेल जर्म सेल है। मेल जर्म सेल यहाँ पे एक ट्यूब बनाया है थ्रू स्टाइल के थ्रू। यह पोलन ट्यूब है। यहाँ ओवरी है, ओवरी में पहुँचा, ओवरी में फिर इंटर किया फीमेल जर्म सेल के पास, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा। स्टिग्मा पर पोलन के जर्मिनेशन का फिगर भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये है आपको जर्मिनेशन कैसे होता है, तो ये है आपको चाना का। इसमें तो सीड जो होता है दो प्रकार का होता है, एक मोनोकोटिलीडन, एक डाइकोटिलीडन। तो यही एक, तो चाना जो है वो डाइकोटिलीडन है, और राइस हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, ये सब मोनोकोटिलीडन है। तो इसके कोटिलीडन हो गए। तो कोटिलीडन क्या करता है, फूड स्टोर करता है। ये भी आपका एक क्वेश्चन हो गया कि कोटिलीडन का क्या काम है, तो ये फूड स्टोर करता है। बीच में प्ल्यूमुल है, तो ये प्ल्यूमुल जो है फ्यूचर शूट है, यहीं से न्यू प्लांट जो नया पत्ता आता है वो यहीं से ग्रो करता है। यह रेडिकल जो है फ्यूचर रूट है। तो आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा पार्ट जो है फ्यूचर शूट है। फ्यूचर शूट के लिए हो गया प्ल्यूमुल, आप SP करके याद कर सकते हैं। और फ्यूचर रूट के लिए फ्यूचर रूट RR राजस्थान रॉयल्स फ्यूचर रूट, और SP फ्यूचर शूट प्ल्यूमुल। कोटिलीडन का क्या काम है, फूड स्टोर करता है। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और